हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं ऐसा ना वैसा, सिर्फ पैसा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कैसे बनेगा सिर्फ पैसा। क्या इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पैसा बनाना केवल सही रिटर्न का खेल है? लेकिन हमेशा पॉजिटिव रिटर्न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए रिटर्न के पीछे भागने की जगह पैसे से पैसा बनाने के लिए सही रणनीति बहुत ज़रूरी हो जाती है। सबको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न चाहिए, लेकिन इस रिटर्न को पाने के कोर में रहती है सही स्ट्रैटेजी, जिसे हम कई बार भूल जाते हैं। और इन ट्रू रवि कृष्ण's वर्ड, सही स्ट्रैटेजी बनाओ एंड रिटर्न विल फॉलो माय ब्रदर। लेकिन बोलना ये जितना आसान है, सही स्ट्रैटेजी बनाना क्या बाजार के इस उतार चढ़ाव में इतना आसान है? यानी इट्स इजियर सेड देन डन। आपने हजारों वीडियो तो देखी होंगी जो आपको बोल रही होंगी कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट से बेटर रिटर्न चाहिए तो इक्विटी ही वो जगह है, इक्विटी को चुनो। चुन लिया आपने इक्विटी, लेकिन फिर 2 साल से क्या हो रहा है? आपका पोर्टफोलियो आपको रुला रहा है, इक्विटी में दबाव, वहीं गोल्ड और सिल्वर जो है हमारी आंखों को चौंधिया रहे हैं। तो सिप करें या डायरेक्ट इक्विटी में जाएं? किस तरह के इन्वेस्टमेंट को चुनें? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस में रहेगा बेहतर? इन सारे फैक्टर्स के बीच में आपका पैसा कैसे बनेगा, ये एक कोर सवाल है। और आज इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे शो में जुड़ रहे हैं ऐसे वेल्थ बिल्डर जिनसे हम ये सारे सवाल पूछने वाले हैं, क्योंकि वो बनाते हैं स्ट्रैटेजी, और ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके कोर में यही है कि आपका पैसा बनता रहे। तो मिलवाते हो आज के मेहमान से। मेरे साथ जुड़ चुके हैं चिंतन हारिया जी, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। थैंक यू सो मच चिंतन सर, आपसे बहुत लंबे समय के बाद बात हो रही है। और वो जो 2 साल जो बहुत बुरे गुजरे हैं, इसमें तो हमारी बिल्कुल भी बात नहीं हुई है। तो ये जो 2 साल जो बुरे गुजरे हैं, उसके बाद अब बाजार में हम टर्न अराउंड देख रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत पैचेस में हम ये टर्न अराउंड देख रहे हैं। तो मेरा पैसा बनेगा, मेरे लॉसेस की भरपाई का वक्त आ गया है, या जो हम मार्केट में जो तेजी देख रहे हैं ये वैसी नहीं है जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? आपका अभी एट प्रेजेंट क्या व्यू बन रहा है मार्केट को लेकर के? शुक्रिया प्रियंका जी। और आपके शो के नाम के जैसा सिर्फ पैसा ही लोगों को खुश रख सकता है। पैसा कमाने के लिए हम सब इन्वेस्ट करते हैं। आपने सही कहा, 2 साल से बाजार में पैसा नहीं बना। पर क्या ये बुरा वक्त था बाजार के लिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बुरा वक्त तब होता है जब आपका बड़ा नुकसान होता है, या आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें आप शायद बहुत पैसा खो भी सकते हो। हमने पिछले 2 साल में वैसा नहीं देखा। हाँ, जरूर मार्केट साइडवेज रहा है, कुछ लोग उसे बोरिंग मार्केट्स कहते हैं, पर उसके पहले के जो 4 साल थे वो इतने अच्छे थे कि कुछ कंसोलिडेशन, कुछ ठहराव जरूरी था। और हमारा ऐसा मानना है कि ये जो 2 साल का जो कंसोलिडेशन हुआ है वो एक हेल्दी कंसोलिडेशन है। निवेशकों को नाराज या फिर निराश नहीं होना चाहिए रादर। पर क्या अगले 1 साल 2 साल में हमें बहुत बड़ा पैसा बनते हुए दिखता है? ऐसा नहीं लग रहा। पर हाँ, पिछले 2 साल के मुकाबले थोड़ा अच्छा पैसा बन सकता है, क्योंकि जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की दर है वो थोड़ी वापस आने के कारण जो कंपनियों का मुनाफा है वो थोड़ा अच्छा बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है अगले 2 सालों में। बहुत सारी चीजें इसमें ऑब्वियसली डिपेंड होती है, पर आपने जैसे कि कहा, अगर गोल्ड और सिल्वर किसी के पास था पिछले 2 साल में, तो शायद उनको उतनी निराशा नहीं हुई है। तो आई थिंक पोर्टफोलियो अप्रोच, एसेट एलोकेशन आप रखिए तो आपको निराशा नहीं होगी। पर हाँ, पिछले 2 साल में आपको जरूर एक ऐसा फील हुआ होगा कि पैसा तो आसानी से बनता नहीं है, और ये सही बात है। मार्केट में पैसा बनाना उतना आसान नहीं है, और इसीलिए अच्छे फंड मैनेजर्स और अच्छे फंड्स में निवेश करना जरूरी है। ओके, सो आप कह रहे हैं अगला 1 से 2 साल भी जो है बहुत ही आप चौंकाने वाले रिटर्न नहीं, थोड़ा सा आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा आप जो है उसको रियलिस्टिक रखना होगा? तो बिल्कुल, अगर हम चौंकाने वाले रिटर्न या ज्यादा रिटर्न की बात करें तो वो ऐसे समय पे बनते हैं जब एक बहुत मंदी का दौर आ चुका होता है, वैल्यूएशन सस्ते होते हैं, ओनरशिप कम होता है, और वैल्यूएशंस भी सस्ते होते हैं। तो वैल्यूएशन सस्ते होना, अंडर ओनरशिप और अंडर परफॉर्मेंस, ये तीनों चीजें जब होती है तभी आपको एक बड़ा रिटर्न बन पाता है। आज अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो पिछले 2 साल के मुकाबले जरूर वैल्यूएशंस नॉर्मलाइज हुए हैं, पर वो बहुत सस्ते हैं ऐसा नहीं है। स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप में सस्ते नहीं है। लार्ज कैप में जरूर वैल्यूएशंस रीजनेबल हो चुके हैं, पर बहुत सस्ते नहीं है। और उसके अलावा हम ओनरशिप की भी बात करें तो फॉरेनर्स ने जरूर माल बेचा है, पर भारत में बहुत सारे निवेशकों ने माल लेने के कारण हमने देखा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास अभी बहुत सारा माल आ चुका है। और वो अगर वो फ्रस्ट्रेट होकर मार्केट में रिडेम्पशन करना शुरू करे
जैसे कि हमने लार्ज कैप में रिडेम्पशन देखना शुरू किया है पिछले महीने में 3 साल के बाद, तो वो थोड़ा एक नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट के लिए हो सकता है। पर वापस कहना चाहूंगा कि इक्विटी मार्केट में, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी कहा, कि अगर आपको भारत के ग्रोथ के साथ जुड़ना है, मुद्रास्फीति की दर बीट करनी है, वेल्थ क्रिएशन करना है, तो इक्विटी मार्केट्स एक अच्छा जरिया है और उसके साथ आपको जुड़े रहना चाहिए। 2-3 साल अगर बुरे भी जाते हैं, तो अगर आप 5, 10, 15 साल की अवधि के लिए निवेश करते हो, तो भारत के ग्रोथ के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। तो निराशा ना होकर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। चिंतन साहब, मुझे लगता है निराशा से ज्यादा ना फटीग नजर आने लगा इन्वेस्टर्स को कि कब वो रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो में दिखने लगेगा। तो इस रिटर्न पर तो मैं आऊंगी, पर आपने रिडम्पशन की बात की, जो मैं इसको ना जुलाई में जो एम्फी के मंथली इनफ्लोज के जो आंकड़े आए हैं, उसमें जो एक चीज़ और नजर आई है, वो इक्विटी फंड्स में जो है इनफ्लो घटा है इस महीने में। ठीक है, सिप numbers are in place where it was, it is maintaining that momentum is there, लेकिन जो हम ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं, इक्विटी फंड्स में 38% रिडम्पशन बढ़ा है एज कम्पेयर टू जुलाई 2025। 44,824 ऑड करोड़ का रिडम्पशन इक्विटी फंड्स में। इन आंकड़ों को आप कैसे कहेंगे? इक्विटी से थोड़ा सा मतलब लोगों का थोड़ा सा वो दिल टूट रहा है। अगर आप उसको दूसरी तरीके से देखेंगे तो 60 लाख करोड़ के आसपास इक्विटी एसेट्स टोटल म्यूचुअल फंड में हो चुका है, करीबन 55 से 60 लाख करोड़। तो ये नंबर इतना बड़ा हो गया है कि अगर आप 20-30 हजार करोड़ का रिडेम्पशन भी किसी महीने में देखते हैं, तो आपको चौंकाने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर्स ही काफी बड़े हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट्स काफी बड़े हो चुके हैं। आज भारत का जो टोटल मार्केट कैप है, उसको ऑलमोस्ट 11 से 12% हिस्सा म्यूचुअल फंड्स के पास है। और क्योंकि जैसे कि आपने कहा, 2 साल से मार्केट में थोड़ी सुस्ती रही है, मार्केट्स में उतने रिटर्न नहीं बने हैं, और बाहर यानी कि इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत रिटर्न बना है, गोल्ड सिल्वर में बहुत रिटर्न बना है, तो लोगों का रुझान थोड़ा उस तरफ बढ़ने के कारण भी हम यहाँ पे थोड़ा रिडेम्पशन देख सकते हैं। पर वैल्यूएशन के हिसाब से, सेंटिमेंट के हिसाब से और साइकिल के हिसाब से आज भारत के मार्केट कैप या भारतीय मार्केट और उसके लार्ज कैप स्पेशली विश्व में अगर हम देखें तो सबसे अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हमने देखा है कि साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, अमेरिकी मार्केट्स काफी चल चुके हैं। भारत के मार्केट्स में एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा योगदान नहीं है, और उसी के साथ साथ कच्चे तेल के दाम भी बढ़ चुके थे वॉर के कारण। उसके कारण दोनों, और हमारा जो रुपया था वो भी डेप्रिशिएट हो रहा था। तो सभी चीजें भारत के अगेंस्ट जाने के कारण भारत के मार्केट्स का परफॉर्मेंस वीक रहा था। पर विश्व मार्केट्स में आज अगर कंपेयर करें, तो भारत का समय शायद आज इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ओके, सो आप अभी भी कह रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें। ये रिडेम्पशन और ये सब आप एक देख रहे हैं कि बस ये बीच बीच में जो इन्वेस्टर का मन बदलता है और उसे लग रहा है कि हाँ यहाँ से निकल जाए, वो टेम्पररी आप देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे भारत में नया पैसा भी जस्ट जीडीपी के साथ साथ सेविंग्स भी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं तो निवेश होगा, और वो निवेश के लिए इक्विटी एक ऐसा जरिया है जहां पर आप मुद्रास्फीति को बीट कर पाएंगे। तो जरूर जो लोगों का रुझान आज एक मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ बढ़ रहा है या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां पे शायद उनको थोड़ी निराशा और हो सकती है। पर जो लार्ज कैप्स की अगर हम बात करें, तो काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, वैल्यूएशन रीजनेबल हो चुके हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोगों की वहां पे हिस्सेदारी कम होती गई है। अगर आप एक आम पोर्टफोलियो देखेंगे, और हम भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पिछले 2-3 सालों में या फिर 5 सालों में मिड एंड स्मॉल कैप ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 5 साल में देखोगे, तो लार्ज कैप ने सिर्फ 6 या 7% ही परफॉर्मेंस दिया है, मिड एंड स्मॉल कैप में 12% CAGR दिया है। उसके कारण भी लोगों का रुझान मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ बढ़ रहा है, उनका जो हिस्सेदारी है मिड एंड स्मॉल कैप की उनके पोर्टफोलियो में बढ़ चुकी है। तो आज शायद रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। आप पोर्टफोलियो में देखिए, अगर मिड एंड स्मॉल कैप की मात्रा काफी बढ़ चुकी है, 30, 40, 50% हो चुकी है, तो वहां से थोड़ा रिकैलिब्रेट करके आप लार्ज कैप की तरफ जाइए। और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अगर आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया है, तो वहां से भी प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा आप रीशफल कर सकते हो। गोल्ड और सिल्वर भी अभी करेक्ट हुए हैं पिछले 3-4 महीनों में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी के कारण वहां पे भी मंदी आई है गोल्ड और सिल्वर में, वहां पे भी आप ऐड कर सकते हो। तो एडिंग या फिर मार्केट में निवेश के जरिए 3-4 है, वहां पर आप कर सकते हो। पर जहां पर बहुत मुनाफा बन चुका है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन सपोर्टिव नहीं है।
ओके, सो आपको अभी भी वैल्यूएशन को लेके कंसर्न है मिड कैप और स्मॉल कैप का, जो मुझे समझ में आ रहा है ओवरवेट नहीं होना है। लेकिन जुलाई के महीने में तो सब स्मॉल कैप में जो है सबसे रिकॉर्ड इनफ्लोज आए, मिड कैप वाज द सेकंड बेस्ट एंड लार्ज कैप से हमने आउटफ्लो देखा। और आपकी जो कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, वो it has been favoring large cap bias strategies. So how do you see this shift, you know? And you've sort of given your message कि भाई अगर बहुत ज़्यादा मिड कैप लार्ज कैप है तो निकलने का भी समय है, पर ये लार्ज कैप जो है अब लोगों के फेवरेट लिस्ट से बाहर नजर आ रहा है। आप कहेंगे कि इसको हमें इतनी जल्दी राइट ऑफ नहीं करना है? बिल्कुल। तो आज अगर हम देखें तो जो हमारे 490 लाख करोड़ की हमारे मूल्य है सभी कंपनियों की भारत की, उसमें से 43% हिस्सा लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप का हो चुका है ऑलरेडी। ये अपने उच्चतम स्तर पर है। अगर हम भारत का इतिहास देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप की हिस्सेदारी 43% अपने उच्चतम स्तर पर है, और लार्ज कैप्स के अपने न्यूनतम स्तर पर है। तो जरूर एक रीशफल या रिसाइकल होगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का निवेश, अगर हम देखें जो लोग 9 से 10 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स है, जो लोग मार्केट में निवेश कर रहे हैं, वो मिड एंड स्मॉल कैप में कर रहे हैं। अगर हम ऑल्टरनेट एसेट्स की बात करें, पीएमएस एआईएफ की बात करें, तो वहां पर भी मिड एंड स्मॉल कैप पे फोकस रहता है, और वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जहां पर बहुत सारे नए प्लेयर्स आ चुके हैं, बहुत सारा पैसा भी उसमें रेज हुआ है। और मिड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो वहां पे भी बहुत पैसा है, जैसे कि आपने जुलाई के आंकड़े भी बताया, सबसे ज्यादा पैसा वहां पे आ रहा है। तो क्योंकि पिछला परफॉर्मेंस 4-5 सालों का इतना स्ट्रांग रहा है, बहुत पैसा मिड एंड स्मॉल कैप में आया है, आ भी रहा है। पर हमारा ऐसा मानना है कि निवेशकों का जो एक्सपीरियंस है, वो अगर सही तरीके से सही फंड नहीं चूज किए तो थोड़ा वहां पर निराशा भी हो सकती है, और इनफैक्ट लॉस भी हो सकता है। तो आप एक फ्लेक्सी कैप मैंडेट या फिर डायनामिक एसेट एलोकेशन, बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड में आप निवेश करते हैं आज के समय में, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। अगर आपके पास बहुत ही रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो मिड एंड स्मॉल कैप ठीक है, पर ज्यादातर निवेशकों के पास मिड एंड स्मॉल कैप की जो फॉल है उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती। तो नया पैसा लगाने के पहले आप 2 से 3 बार सोच लीजिए अगर आपको कहाँ पर निवेश करना है, क्योंकि अगर विश्व मार्केट में ब्याज दरें बढ़ने के कारण, जैसे कि अमेरिका में ब्याज दरें 20 साल के अपने उच्चतम स्तर पर है, जापान में 40 साल के उच्चतम स्तर पर है, तो ब्याज दरें सब जगह बढ़ रही है और इंटरनेशनल मार्केट्स थोड़े लड़खड़ा रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो उसके साथ साथ अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारत में भी आया तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है। तो 3-4 बाद 10 साल की बात करें तो पैसा जरूर बनेगा, और उसके बीच में अगर 2-3 साल में मंदी आई तो आपका मिड एंड स्मॉल कैप में नुकसान हो सकता है। तो वहां पे आपको थोड़ा बच के रहना है। आपके जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है वहां पे बहुत ज्यादा ना हो, बस उसका ध्यान रखिए। ओके, सो अ वर्ड ऑफ कॉशन। पर आर यू गेटिंग अ सेंस कि क्योंकि 2 साल से रिटर्न बहुत माइल्ड रहे हैं, तो जो इंडियन इन्वेस्टर है वो थोड़ा रिस्क ज्यादा ले रहा है और मिड और स्मॉल कैप की तरफ इसीलिए ज्यादा अट्रैक्टेड है? मुझे लग रहा है कि मिड एंड स्मॉल कैप में पैसा अच्छा बना है लोगों का। उनके परफॉर्मेंस यानी कि नंबर्स भी ठीक ठाक आए हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट का केपेक्स हो रहा है, जो हमने बहुत सारे सेगमेंट्स देखे, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, कैपिटल गुड्स, पावर, वहां पर जो मिड एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स है वो काफी अच्छे किए हैं। और वो पिछले 4-5 सालों का एक टेलविंड था केपेक्स का, जो गवर्नमेंट केपेक्स हो रहा था, प्राइवेट केपेक्स हो रहा था। और ग्लोबली भी अगर हम देखें तो ऑटो एंसिलरी की डिमांड वगैरह अच्छी बढ़ रही थी। भारत का योगदान ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में काफी बढ़ रहा है, लो बेस से बढ़ रहा है पर काफी बढ़ रहा है। तो इन सभी का फायदा मिड एंड स्मॉल कैप में जरूर हो रहा है। पर जो वैल्यूएशन है शायद वो आज, क्योंकि इतने सारे लोगों का ध्यान उस सेगमेंट में जा रहा है, वैल्यूएशन आज शायद सपोर्टिव नहीं है। तो इवन दो अर्निंग्स ग्रोथ अच्छे भी आए, वैल्यूएशन महंगे होने के कारण आपको वहां पर निराशा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जितना रिटर्न उतना शायद ना बन पाए। तो ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव होना है या फिर मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा, पर आपको जो एसेट एलोकेशन है उसमें थोड़ा समझ कर रहना है। चिंतन सर, क्योंकि आप प्रिंसिपल स्ट्रैटेजिस्ट हैं और आपने अभी जब सजेस्ट भी किया तो आपने भी ट्रू ब्लू लार्ज कैप नहीं बोला, आपने बोला फ्लेक्सी कैप और डैफ, जो कि हाइब्रिड नेचर के होते हैं, उनसे आप जो है अपने पोर्टफोलियो को, उनकी मौजूदगी वहां पर होनी चाहिए। तो अगर एक स्ट्रैटेजी बनानी हो, 100 रुपए है मेरे पास, स्ट्रैटेजी बनानी हो, तो कैसे आप उस निवेश को डिवाइड करेंगे, उसको डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे, कैपिटल वाइज, एसेट वाइज, थोड़ा सा ये समझाइए मुझे। स्ट्रैटेजी बनाइए एक रिटेल इन्वेस्टर की, अभी की स्ट्रैटेजी, अगर वो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करा, 5 ईयर प्लस टाइम होराइजन के लिए। तो हर मार्केट के टाइम पे अगर हम देखें तो एक, जैसे कि क्रिकेट में एक वेल बैलेंस टीम होनी चाहिए, आपके पास सभी तरह के खिलाड़ी होने चाहिए, आपके पास हर मार्केट कंडीशन में सभी तरह के फंड्स भी होने चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपए है तो आमतौर पर
40 से 50% हिस्सा आप अगर डायनामिक एसेट एलोकेशन, बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड, जो मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड होते हैं या फिर सिफ्स होते हैं, इन सभी में 40 से 50% अगर आपका हिस्सा है तो एक डिफेंसिव लॉन्ग टर्म एलोकेशन आपका बन पाता है, जो आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस देता है। तो 40 to 50% इन हाइब्रिड फंड्स, मल्टी एसेट, डायनामिक एसेट एलोकेशन। उसके अलावा जो बाकी का 50 से 60% हिस्सा है उसको आप डिवाइड कर सकते हो। 20 से 30% हिस्सा मिड एंड स्मॉल कैप में, जो थीम्स या सेक्टर्स है अगर आप उसमें भी निवेश करना चाहते हो तो 10 से 15% आप उसमें निवेश कर सकते हो। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, थीम्स, आई वुड से गोल्ड, सिल्वर, इन सभी को मिला के 30% हिस्सा आपका हो सकता है। तो अगर हम देखें तो 40, 50 और 30 अराउंड 80% हो गया। बाकी के 20% जो है आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं, वैल्यू फंड्स में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक प्योर इक्विटी का एक्सपोजर मिल सकता है। तो एक आई वुड से मॉडरेट पोर्टफोलियो जहां पर आपको एक अच्छा मिश्रण मिल जाता है। तो गोल्ड, सिल्वर, मिड कैप, स्मॉल कैप और थीम्स, जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी अगर आपको पसंद है तो टेक्नोलॉजी थीम, अगर आपको एफएमसीजी पसंद है तो एफएमसीजी थीम, वो सभी मिला के 30% हिस्सा, 40 से 50% हिस्सा डायनामिक एसेट एलोकेशन या हाइब्रिड फंड्स, और 20% हिस्सा आपका वैल्यू, फ्लेक्सी कैप फंड्स जैसे में हो, आपका एक पोर्टफोलियो अच्छा मिश्रण बन जाता है। अटैक और डिफेंस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। ओके, सो इस वक्त सबसे बड़ा बज़ है कि इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना, ठीक है। आपके गिफ्ट फंड्स भी आ रहे हैं, आउटबाउंड फंड्स हैं, इनबाउंड फंड्स हैं। सो ये जो बज़ है, आप हाउ कन्विंस आर यू अबाउट इट, और ये इसको आप पोर्टफोलियो में कहाँ रखेंगे? क्योंकि अभी आपने जब 100 रुपीज़ का एलोकेशन किया तो मुझे नहीं बोला कि आप वहाँ पे कोई ग्लोबल फंड रखिए। सो आई वांट टू नो योर टेक ऑन दैट। करेक्ट। सो जो 30% हिस्सा है जहां पर मिड स्मॉल कैप थीम्स वगैरह आते हैं, तो इंटरनेशनल भी को भी मैं थीम में ही गिनता हूँ। ये जरूर है कि भारत सिर्फ 4% हिस्सा है ग्लोबल मार्केट कैप का और ग्लोबल जीडीपी का। बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स है, सेक्टर्स है, स्टॉक्स है, कंट्रीज है जहां पर हमें एक्सपोजर मिल सकता है। जैसे कि गोल्ड माइनिंग भारत में नहीं है, तो गोल्ड माइनिंग में आपको एक्सपोजर मिल सकता है। जो कटिंग एज इनोवेटर्स होते हैं ग्लोबली, टेक्नोलॉजी में भी, फार्मास्यूटिकल में भी, वो भी ग्लोबली मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको अच्छा एक एड ऑन वैल्यू एड हो सकता है। पर आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो शायद वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। बहुत सारी चीजें महंगी हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। ताइवान, कोरिया, जापान, इवन यूएस का अगर हम जो इंडेक्स देखें, टेक्नोलॉजी इंडेक्स, वो भी महंगा हो चुका है। तो उसके मुकाबले भारत एक अच्छा दिख रहा है। पर अगर आपको चाहिए तो 10 से 15% हिस्सा, जो 30% हिस्सा हमने मिड कैप, स्मॉल कैप थीम्स के लिए रखा है, उसमें 10 से 15% हिस्सा आप इंटरनेशनल को भी दे सकते हो। आज मेरी जो रुझान है या आज मेरा जो झुकाव है वो कम है इंटरनेशनल के तरफ, क्योंकि ऑलरेडी परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो चुका है। पिछले 2 सालों में भारत का परफॉर्मेंस 0 या 0 रहा है, ऑलमोस्ट बहुत कम रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट्स में 100%, 200% जैसे रिटर्न भी बने हैं कुछ मार्केट्स में। तो थोड़ा वहां पर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा होने के कारण हमारा रुझान उस तरफ कम है इंटरनेशनल में आज। पर ऐसा नहीं है कि आपके पास इंटरनेशनल कभी भी नहीं होना चाहिए। आज अगर इंटरनेशनल में निवेश करना है तो शायद चाइना की मार्केट्स ठीक है, या फिर उसके बेटर है सिल्वर की मार्केट, या सिल्वर यानी कि चांदी मार्केट्स में आप निवेश कर सकते हो अगर आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि चांदी एक तरीके से इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है आपको कमोडिटीज, मेटल्स और ग्लोबल ग्रोथ के लिए। आपने चांदी की बात की चिंतन सर, और मुझे याद है 2022 में आईसीआईसीआई प्रू अपना पहला सिल्वर ईटीएफ लेकर आया था, और हमने उसके बारे में आपसे बहुत लंबी बातचीत की थी। पर फ्रॉम 2022 टू 2026 नाउ वी आर टॉकिंग, बहुत कुछ बदल गया, और चांदी ने इस 2026 की शुरुआत तो विद द बैंक की 4 लाख अप इसके प्राइजेस। तो ये जो मेटल्स हैं, इस मार्केट को समझाइए। चांदी को आप कहाँ देख रहे हैं? आपका पहला फंड, और अब मार्केट में इतने सारे सिल्वर फंड्स हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है। जनवरी 2022 में हमने इंटरैक्शन किया था जब हमने भारत का पहला सिल्वर ईटीएफ यानी कि चांदी का ईटीएफ लाया था। तभी चांदी ऑब्वियसली पॉपुलर नहीं थी, 10 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट ना के बराबर था। उसके बाद पिछले 2 साल में देखे तो चांदी चांदी हो गया लिटरली, और लोगों के अच्छे पैसे भी बने। पर अभी हम देखें तो 30 से 40% गिरावट आई है अपने उच्चतम स्तर से। और इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में तो और भी गिरावट आई, पर क्योंकि भारत में जो इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी, और रुपये में जो 10% की गिरावट आई, उसके कारण एक 20% का कुशन भारतीय निवेशकों को मिल गया। वरना सिल्वर के दाम भारत में 20% और कम होते। तो क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो
40 से 45% की गिरावट आई है। भारत में सिर्फ 25 से 30% की गिरावट आई है अपने उच्चतम स्तर से। पर हैविंग सेड दैट, 6 साल से डिमांड सप्लाई से ज्यादा है चांदी का। इंक्रीमेंटली चांदी का प्रोडक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, पर डिमांड काफी स्ट्रांग है आज भी। बीट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी और मेडिकल यूज एंड अदरवाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कि सोलर पैनल्स में भी। तो चांदी की जो डिमांड है वो स्ट्रांग होने के कारण आज हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो फॉल आया है, अगर आपको एलोकेशन करना है तो थोड़ा बहुत आप वापस एलोकेशन चांदी में कर सकते हैं। अजम्पशन इज दैट चांदी में जब तेजी बहुत बड़ी आई तब आप प्रॉफिट बुक कर सके थे, और आपने अगर प्रॉफिट बुक किया है तो यू कैन रीस्टार्ट योर एलोकेशन टू सिल्वर। पर बहुत बड़ा एलोकेशन के लिए अभी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वॉलेटाइल कमोडिटी। प्लस बट गोल्ड प्लस सिल्वर मिला के करीबन 10% का एलोकेशन हो सकता है, जहां पर 6 से 7% गोल्ड और 3 से 4% सिल्वर। ओके, सो बहुत ही टैक्टिकल कॉल आप दे रहे हैं सिल्वर में। पर सिल्वर को एक और चीज़ जो टक्कर दे रही है, जनता टॉक ऑफ द टाउन है कॉपर, कि कॉपर इज द न्यू सिल्वर और कॉपर इज द न्यू गोल्ड, ऐसी बातें हो रही। तो मेटल क्षेत्र में आप कॉपर को कैसे देख रहे हैं? आप लोगों ने कुछ कॉपर में, कुछ आप लोगों का कोई फंड है जो कॉपर में एक्सपोजर दे रहा है? और एज समवन जो कि सारे मेटल्स को ट्रैक कर रहा है, आपको क्या लग रहा है कॉपर में क्या हो रहा है? तो कॉपर ऑफ कोर्स इज नॉट अ कमोडिटी जहां पर कोई ईटीएफ या भारत में निवेश अवेलेबल है। इट्स अ वेरी बल्की कमोडिटी, तो आप उसे स्टोर नहीं कर सकते आसानी से। तो इसलिए कॉपर में कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव अवेलेबल नहीं है। पर ऑफ कोर्स फ्यूचर्स मार्केट में वगैरह आप उसमें एक्सपोजर ले सकते हैं। बट फ्रॉम अ कमोडिटी पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो दो चीजें ध्यान में रखनी है। वन, जितना डिमांड पावर का बढ़ेगा, वो पावर के डिमांड के साथ साथ कॉपर का डिमांड भी बढ़ रहा है। और उस कॉपर का डिमांड बढ़ने के कारण हमें कॉपर की जो प्राइसेस है वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सभी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो कमोडिटीज की डिमांड है वो बढ़ रही है। और जैसे जैसे ग्लोबली लोगों का रुझान अमेरिका की ट्रेजरी की तरफ कम हो रहा है, वैसे वैसे कमोडिटीज में आपको रुझान बढ़ रहा है। तो एक बहुत ही फोकस्ड तरीके से अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन जनरल पावर में जो डिमांड बढ़ रहा है उसके कारण कॉपर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। और लास्ट पार्ट, अगर 10 साल या 15 साल 20 साल पहले 1 किलो कॉपर अगर हमको जमीन या अर्थ से माइन करना था तो शायद सिर्फ 100 किलो अर्थ को हमें खोदना पड़ता था। आज 1 किलो कॉपर के लिए हमें शायद 1000 किलो या फिर 5000 किलो अर्थ को माइन करना पड़ता है। तो इट इज बिकमिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। माइनिंग इज ऑल्सो बिकमिंग कॉस्टली, और उसके कारण भी कॉपर के दाम आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक चीज है, कॉपर लाइक सिल्वर कैन बी रिसाइकल्ड, सो बहुत रिसाइकलिंग होता है कॉपर में। तो ऐसा नहीं कि कॉपर की किल्लत होगी या फिर सप्लाई नहीं है। गोल्ड में ऐसा होता है क्योंकि गोल्ड उतना रिसाइकल नहीं होता, पर कॉपर और सिल्वर रिसाइकल होता है। तो कॉपर की किल्लत नहीं है, पर डिमांड स्ट्रांग है। और जितना पावर की डिमांड रहेगी उतना शायद कॉपर इज गोइंग टू बी इन द लाइमलाइट। So should it be a part of my portfolio? आसान नहीं है आपको एक्सपोजर लेना। देयर आर स्टॉक्स व्हिच आर एक्सपोज्ड टू कॉपर। आप कॉपर फ्यूचर्स भी ले सकते हैं, पर आई वुडंट एडवाइज रिटेल इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन अ कमोडिटी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है ऐसे कमोडिटी में पार्टिसिपेट करना जहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो आप थोड़ा वहां पे बच के रहिए। पॉइंट टेकन। अब बताइए वो सेक्टर्स जो आपको पसंद आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि इस समय जो हम एक ट्रांजिशनल मार्केट देख रहे हैं, जहां मार्केट अपने आप को भी कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ कंसर्न्स वैल्यूएशन को लेकर हैं, अर्निंग सीजन पर आप लोगों की नजर आएगी, तो कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां आपको लग रहा है किंग है, ये बहुत अच्छा करने वाले हैं? तो भारत में एक चीज प्रियंका बहुत अच्छी है कि बहुत सारे सेक्टर्स अवेलेबल है, बहुत सारे सनराइज सेक्टर्स है, डिमांड की कोई कमी है नहीं। तो अगर हम देखें तो एक तरफ हमने एनर्जी की बात की, दूसरी तरफ पावर, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, बैंकिंग ऑफ कोर्स जो एक रेप्लिका है। अगर कंट्री ग्रो होता है तो बैंकिंग ग्रो होता है। बैंकिंग के भीतर जो सब सेक्टर्स है, वेल्थ, एसेट मैनेजमेंट, इवन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक बुरे दौर से गुजर रहा है, पर इंश्योरेंस भी एक सेगमेंट है जहां पर 5, 10, 15 साल के लिए हम ग्रोथ देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जहां पर आपको आज वैल्यू दिख पाता है। पर अगर हम कुछ सेगमेंट्स की बात करें जहां पर ज्यादा फोकस आप रख सकते हो, तो क्लियरली एनर्जी, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, ये जो लार्ज सेक्टर्स है जिनमें फॉरेनर्स की सेलिंग की वजह से काफी एक
अच्छा भाव आ चुका है या फिर एक वैल्यूएशन सस्ते हो चुके हैं, वहां पर आपका फोकस होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफी सस्ते हो चुके हैं, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी के जो बड़े स्टॉक्स है वो भी काफी करेक्ट हो चुके हैं वैल्यूएशन वाइज। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड जो बड़े वाले सेक्टर्स है वहां पर हमारा रुझान पॉजिटिव है, और निवेशक भी वहां पर देख सकते हैं क्योंकि अच्छी खासी वैल्यूएशन करेक्शन वहां पे हुई है। जो मिड एंड स्मॉल कैप फोकस सेक्टर्स है जैसे कि केमिकल्स, पेपर, टेक्सटाइल्स, ऑटो एंसिलरी, वहां पर वैल्यूएशन उतने सस्ते नहीं है, तो वहां पर आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। पर अगर ओवरऑल सेगमेंट्स की बात करें तो बैंकिंग, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी, इसमें आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। टेक्नोलॉजी कैन बी रिस्की ऑल्सो, बट आई थिंक वैल्यूएशंस उसमें भी काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। चिंतन सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ कुड आई नॉट टॉक अबाउट इट? आप लोग स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, उसमें एआई जो है वो आपके रडार में कहाँ है? मतलब दूर रहो, सोच रहे हैं क्या है एआई को लेकर? आप लोगों की अभी क्या फीलिंग हो रही है? तो आई थिंक जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, ऑब्वियसली जो सॉफ्टवेयर्स है या फिर एआई के टेक्नोलॉजी है वो भी एक इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जहां पर वैल्यू एडिशन बहुत हो रहा है। तो पिछले काफी सालों से या दशकों से हम देख रहे हैं कि हम जैसे काम कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एड ऑन है जहां पर कुछ चीजें बहुत आसानी से हो जाती है, जैसे कि अगर हमें बैलेंस शीट पढ़ना है, हमें क्वार्टरली रिजल्ट के जो अपडेट आते हैं या फिर कॉन कॉल्स है वो काफी अच्छी तरीके से, सो जो डेटा है उसे ऑर्गेनाइज करने में, उसे क्विकली उसका आउटपुट लेने में, उसके जो सारांश है वो लेने में हमें बहुत फायदा होता है। पर उसके रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग है, वो डिसीजन मेकिंग आज भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं पोर्टफोलियो लेवल पे, डिसीजन मेकिंग आज भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है और ह्यूमन कैपेबिलिटी से होता है। क्योंकि अगर डिसीजंस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर लेने लगे तो शायद वर्ल्ड एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत बड़ी तरीके से तेजी, जैसे कि क्वांट फंड्स में होता है कि अगर ऑयलगो बेस्ड ट्रेड होता है तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट बहुत ही महंगा होते जाता है। तो आई थिंक मार्केट को बने रहने के लिए डिसीजन मेकिंग ह्यूमन एलिमेंट रहेगा, पर बहुत सारे सेगमेंट्स में हम भी देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा लाइफ काफी आसान कर देता है, स्पेशली जो डेटा है उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके उसका जो संक्षिप्त में या फिर जो प्रेसी बनाना है उसमें काफी फायदा हो जाता है। पर क्या ये एआई का जो पूरा प्ले है जिसमें कुछ मार्केट्स जो हैं वो बहुत जो है फायदा होते हुए देखते हैं, फिर हम उनमें शार्प फॉल देखते हैं, इसको आप मेरे इन्वेस्टमेंट से में कैसे देख रहे हैं? एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या मुझे कुछ बातों का ख्याल रखना है, कॉशियस रहना है? बिल्कुल क्या हमारी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्लीज आपका अगर व्यूज। अगर 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 इन्वेस्टमेंट्स की बात करें और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हमने देखा है विश्व में बहुत कंपनियां हैं जो चिप्स बना रही है या फिर डेटा सेंटर्स बना रही है, वहां पर एक बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है, यस। वहां के वैल्यूएशंस भी बहुत बड़े हो चुके हैं। एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आज अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रिलेटेड केपेक्स जो हो रहा है करीबन $250 बिलियन यानी कि $250 की जो लोन ली गई है इसमें निवेश करने के लिए, अगर जितना एक्सपेक्टेशन है उतना सक्सेस नहीं मिलता डेटा सेंटर्स को, चिप्स को, और ये केपेक्स अगर धीमा हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट या रिपरकशंस काफी हो सकते हैं। ऑलरेडी हमने देखा है कि वॉलिटिलिटी काफी बढ़ चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्टॉक्स में। तो अगर निवेशकों को उन सेगमेंट में बहुत अच्छा पैसा बना है, जैसे कि मैंने कहा मुनाफा आपका अगर बहुत हुआ है तो वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इतना केपेक्स, इतना पैसा किसी एक सेगमेंट में जाता है तो वहां पर एक्सेसेस होना जरूरी, मतलब एक्सेसेस हो जाते हैं वहां पर। एक जरूरत से ज्यादा पैसा किसी भी चीज को खराब कर सकता है, किसी भी सेगमेंट को खराब कर सकता है। और शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक दौर से अगले 1-1.5 साल में गुजरेगा, तो कॉशन जरूर रखना चाहिए, और क्योंकि वहां पे वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो चुके हैं और शायद रिपीट ऑर्डर्स या रिपीट केपेक्स ना हो तो वहां पे वैल्यूएशन करेक्शन हो सकता है, तो वहां पर आपका नुकसान सबसे ज्यादा हो सकता है, इसलिए आपको वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओके और एआई से ही रिलेटेड है हमारा आईटी, जिसका सेंटिमेंट अभी तक बहुत बिगड़ा रहा,
लेकिन क्या आप अब, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड ने अभी जुलाई में इसको ऐड किया है, प्रॉब्ली उनको लग रहा है कि जिस प्राइस पॉइंट पर है वो हैं तो ये अच्छा एक्विजिशन है इसलिए वो ऐड कर रहे हैं, या आप उसमें रियली एक टर्न अराउंड देख रहे हैं? आईटी को आप कैसे देख रहे हैं? आप लोगों का भी मतलब टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक एक फंड भी है। या तो हमारा जो टेक्नोलॉजी फंड है काफी पुराना है, 20 साल से ज्यादा। और अगर हम देखें आईटी फंड या फिर आईटी सेक्टर के बारे में, तो जरूर दो अलग अलग कैंप है। कुछ कहते हैं कि बिकॉज ऑफ एआई इंडियन आईटी कंपनीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और वहां पर ग्रोथ नहीं आएगा, तो राइट। इसलिए वैल्यूएशंस काफी सस्ते हो चुके हैं। पर जुलाई के महीने में अगर हम देखें तो ना सिर्फ घरेलू निवेशक, इवन फॉरेनर्स ने आईटी में पहली बार खरीदी की है बहुत क्वार्टर्स के बाद। तो क्लियरली वैल्यूएशन होने के कारण के साथ साथ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमको इम्प्लीमेंट भी करना है एंटरप्राइज लेवल पे, या कंपनियों को अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो वहां पर भी जो हमारी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनका एक योगदान हो सकता है। वहां पर उनको एक बिजनेस मॉडल या बिजनेस केस बन सकता है। तो क्योंकि ये कंपनियां कैश रिच है, यानी कि उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, उनके बैलेंस शीट पे बहुत सारा पैसा भी है, वो बायबैक भी कर सकते हैं, वैल्यूएशन सस्ता है, ओनरशिप नहीं है, तो इन सभी फैक्टर्स के कारण एक अट्रैक्टिवनेस, अगर किसी के पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो वहां पर दिख रहा है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और इसलिए लोगों ने वहां पर शायद पोजीशंस बनाई है। क्योंकि जैसे अदर सेगमेंट्स बिकम एक्सपेंसिव, अगर टेक्नोलॉजी में थोड़ी भी पॉजिटिव न्यूज आता है तो यहाँ पर री रेटिंग के स्कोप हो जाता है। क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस, अंडर वैल्यूएशन और अंडर ओनरशिप, ये तीनों का मिश्रण जब होता है तभी वहां से आपको अच्छे रिटर्न्स या बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स की गुंजाइश बढ़ जाती है। और आज टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हमें वो देखने को मिल रहा है। ओके, सो आज के मार्केट में आपके जैसे एक्सपर्ट्स क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे बड़ा रिस्क क्या है? वैल्यूएशन, अर्निंग्स या ग्लोबल अनसर्टेनिटी? आई थिंक अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो वहां पर जो ब्याज दरें हैं वो अपने 30-40 साल के उच्चतम स्तर पर है। जापान में 20 साल के उच्चतम स्तर पर है। अमेरिका में ये ब्याज कहीं ना कहीं ग्लोबल स्लोडाउन की तरफ इशारा कर रही है अगले 1.5 से 2 सालों में। तो एक जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ये है कि जो पैसा है वो महंगा हो चुका है, ब्याज महंगे हो चुके हैं। और उसके ऑपोजिट साइड पे अगर हम देखें तो ग्लोबल रियल एस्टेट, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स, ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में वो ब्याज दरें अभी भी फैक्टर्ड इन नहीं है। तो चीजें सस्ती होनी चाहिए जब ब्याज दरें महंगी होती है, और ब्याज दरें महंगी हो चुकी है, चीजें आज भी महंगे है या फिर अपने उच्चतम स्तर पर है। तो रियल एस्टेट, कमोडिटीज और इक्विटीज ग्लोबली वहां पर एक प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन आना जरूरी है, क्योंकि ब्याज दरें बहुत ज्यादा है। तो सबसे बड़ा रिस्क ग्लोबली ब्याज दरों को एक फोकस में रख के हमें ध्यान में रखना चाहिए। और भारत में सबसे बड़ा रिस्क आपको क्या लग रहा है? भारत में मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 12 साल में हमने रिडेम्पशन साइकिल नहीं देखा है, और लोगों का पैसा इक्विटी मार्केट्स में पिछले 3-4 सालों में स्पेशली इतना सारा आया है। अगर एक ग्लोबल शेकडाउन या ग्लोबल एक मेल्टडाउन, ग्लोबल फॉल होता है, उसके साथ साथ भारत में एक करेक्शन आता है। 2 साल में हमने टाइम करेक्शन देखा है, प्राइस करेक्शन नहीं देखा। पर अगर गिरावट आती है ग्लोबल कारणों की वजह से और निवेशक घबरा जाते हैं या फिर एक पैनिक आ जाता है और रिडेम्पशन साइकिल भारत में शुरू होता है, तो वो एक बड़ा रिस्क है मार्केट में, जो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा भारत के अगर हम ओवरऑल देखें मैक्रो स्थिति, तो उतनी बुरी नहीं है। हमें कोई ऐसा बड़ा रिस्क मैक्रो वाइज भारत में नहीं दिख रहा है। ओके, सो इंटरनली नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स से एक प्राइस करेक्शन हो सकता है, इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? करेक्ट। रिस्क की बात कर ली, अब रिटर्न की बात नहीं करूं तो पैसा कैसे बनेगा आपकी नज़र में? अभी आगे जा कर के 1 से 3 साल, और अगर और टाइम होराइजन बढ़ा दें 5 से 10 साल, पहले 1 से 3 साल में बताइए, फिर 5 से 10 साल में क्या रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखें? कुछ का कहना है कि भाई 12% एंड अबव वाले रिटर्न भूल जाइए, वो कोविड के बाद वाला जो दौर अब वापस नहीं आने वाला है। आप किस कैंप में हैं? तो रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो कुछ लोग कोविड के लो से अगर कंपेयर करते हैं तो वो भी याद रखना चाहिए कि 2018 से 2020 में काफी मंदी का दौर आया था, स्पेशली कोविड के टाइम। वहां से मार्केट रीरेट हुआ था और अच्छे बहुत रिटर्न बने थे, करीबन 18 से 20% CAGR 4 साल में बने थे, 2020 से 2024। उसके बाद एक स्टेबल या फिर एक कंसोलिडेशन का दौर आया है। अगर हम लंबी अवधि में देखते हैं तो लंबी अवधि में जो भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है 6 से 7% रियल रिटर्न, 4 से 5% मुद्रास्फीति, तो 11 से 12% भारत की जो ग्रोथ है
उसके साथ जुड़ने का मौका मिलता है इक्विटी मार्केट्स को, तो आपका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं उसके आसपास एंकर होना चाहिए। अगर कोई फंड्स अच्छे स्टॉक्स खरीद के अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ स्टॉक्स उसमें ग्रोथ अच्छा दिखता है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको उससे ज्यादा रिटर्न भी बन सकता है। पर आमतौर पर एज अ बॉल पार्क अगर आप देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है उतना रिटर्न आपको लॉजिकली इक्विटी मार्केट्स में बनना चाहिए। कभी कभी अगर इक्विटी मार्केट्स बहुत महंगे हो चुके हैं तो अगले 2 साल में आपको कंसोलिडेशन या करेक्शन दिखता है, बहुत सस्ते हो जाते हैं जैसे कि हमने मार्च 2020 में देखा कोविड के वक्त, तो आपको रिटर्न बहुत अच्छे भी दिखते हैं। पर अगर लंबी अवधि की बात करें तो आपको नॉर्मलाइज रिटर्न्स जो भारत की प्रगति है, भारत की ग्रोथ है, जीडीपी की ग्रोथ है, उसके आसपास देखने को मिलती है। So you're going with 11 to 12%. भारत की जो ग्रोथ है उसके आसपास आपका ग्रोथ होना चाहिए। कभी कभी मंदी के कारण ग्रोथ कम भी हो जाता है, पर हाँ, अगर 1 से 3 साल कहना मुश्किल है, पर अगर आप 5 साल 10 साल तक निवेश रखते हो तो जो भारत की ग्रोथ है उसके साथ उसके आसपास आपका ग्रोथ एक डाइवर्सिफाइड फंड में होना चाहिए। ओके, बिफोर आई क्लोज दिस कॉन्वर्सेशन, ये एक सवाल बहुत पूछा जाता है मुझसे, और आपसे तो मुझसे भी ज्यादा पूछा जाता होगा, बेस्ट फंड कैसे चुने? क्या एट्रीब्यूट्स देंगे बेस्ट फंड चुनने के लिए? एक रिटेल इन्वेस्टर को एक चिंतन हरिया का मंत्र क्या होगा, बेस्ट फंड कैसे चुने? अनफॉर्चुनेटली बेस्ट फंड एक मिथ्या होती है, कोई भी बेस्ट फंड नहीं होता। पर हाँ, जरूर अगर हम फंड्स की बात करें तो अच्छे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में, अगर आपको एक पोर्टफोलियो अप्रोच बनाना है तो उन फंड्स को चूज कीजिए जहां पर 5 से 10 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां पर डाइवर्सिफिकेशन है, आपको आसानी से समझता है कि वो फंड कैसे चलाया जाता है, वो फंड की फिलॉसफी कैसी है। नॉर्मली अगर आप एक कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड में बने रहते हैं और जो मूल मंत्र है या इंपॉर्टेंट है वो बेस्ट फंड नहीं होता, पर आपका जो इमोशन है उसको कंट्रोल में रख के आप बेस्ट तरीके से किसी भी फंड में निवेश बनाए रखे। तो एक तो आप सिलेक्ट कीजिए उन फंड्स को जहां पर स्टेबिलिटी हो, एक अच्छी तरीके से मैनेज्ड हो, एवरेज परफॉर्मेंस भी हो, तो भी आपको भारत की ग्रोथ के साथ जुड़ने का मौका मिले तो आपका वेल्थ अच्छा क्रिएट होगा। बट एक चीज से बच के रहिए कि आज एक फंड है, 2 साल के बाद आपने वो फंड को चूज निकाल कर दूसरे फंड में निवेश कर दिया क्योंकि एक फंड अच्छा नहीं कर रहा, फिर तीसरे फंड में निवेश किया, उस जो इमोशन से है वो बच के रहिए। आपने एक बार 3-4 फंड्स चूज कर लिए, आप अगले 5-10 सालों तक बने रहिए। अगर वो डिसेंट वेल मैनेज फंड है तो आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। बेस्ट फंड ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हर मार्केट साइकिल में अव्वल नंबर का फंड या फिर जो फंड सबसे बेस्ट है वो बदलते जाता है। पर अगर आपके पास निवेश किए हुए आपने स्टेडी रिटर्न अगले 10 साल तक किसी भी एवरेज परफॉर्मिंग फंड में भी बनाए तो आपका अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। तो बेस्ट फंड एक मिथ है, उसके साथ साथ आप एक पोर्टफोलियो अप्रोच रख के 5-10 साल तक निवेश बनाए रखे, एक फंड से दूसरे फंड की तरफ कूदिए मत, आपका पोर्टफोलियो वेल्थ क्रिएशन अच्छे से हो जाएगा भारत की जर्नी के साथ। सो चिंतन सर, जो मैंने शुरुआत की थी एज रवि किशन सेज, स्ट्रैटेजी बनाओ, रिटर्न्स विल फॉलो माय ब्रदर, यू आर विद दैट, आपका मंत्र यही है। बिल्कुल, प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ट्राइंग टू फिगर द आउटकम। अगर प्रोसेस सही है तो आउटकम अपने आप अपना ध्यान ले लेंगे। All right. Thank you so much, चिंतन सर, for your time today. बहुत बिजी रहते हैं आप, लेकिन आपने मनी नाइन के व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। और ट्रस्ट द प्रोसेस, ये है चिंतन सर का मंत्र जो मैं लेके जा रही हूँ। बाय सर। थैंक यू सो मच प्रियंका, एज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। शुक्रिया, थैंक यू। ओके, सो चिंतन हारिया हमारे साथ है, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के, और इनका कहना है कि भाई स्ट्रैटेजी बनाइए, अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस कीजिए, इधर उधर मत भागिए। भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है, हाँ ग्लोबल मार्केट से यहाँ पर इम्पैक्ट आपके पैसे पर ज़रूर पड़ सकता है, तो वहाँ नज़रें बनी रहेंगी, इस तरह के एक्सपर्ट आते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आपको क्या करना है। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।